नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद में उसी पर नजर डाल रही थी, और जिसमें जो जरूरी बात है उसमें यही कहा गया है कि ये दुनिया के जो सबसे बड़े मुल्क हैं, अगर इनके रिश्ते सुधरते हैं तो इसका एक सकारात्मक असर रहेगा क्षेत्रीय और पूरे दुनिया विश्व भर के शांति और प्रॉस्पेरिटी पर, और एक मल्टीपोलर एशिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर ये कंट्रीब्यूट करेगा। ये अहम लाइंस हैं जो इम्पैक्ट है। आपके सवाल का जहां तक मैं बताऊं राजकिशोर जी, देखिए भारत की एक कॉन्फिडेंस तो है आज की तारीख में अपने आप में, और मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगता है क्योंकि ये सरकार पिछले 10 सालों से लगातार, आप जहां नॉन अलाइन मूवमेंट का जिक्र करें तो उसे पूरी तरीके से जो है नकार जाती है। नहीं नहीं, नैम इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, नैम गलत था, नैम में खामियां ढूंढते हैं। लेकिन आप भले ही उसे एक अलग नाम दे दें, आप उसे अलग मतलब जो है कुछ आप उसे अलग ड्रेसअप करके आप उसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह दे, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने ये बैलेंसिंग एक्ट दशकों से की है, और कुछ चीजों में इस सरकार ने ज्यादा विजिबली की है, कुछ चीजें जो है वो पहले से परंपरा के तौर पर चली आ रही हैं जिसको कंटिन्यू किया गया है। तो आप भले ही ईरान इजराइल के बीच आप संबंधों को साधने की बात करें, आप रूस और अमेरिका के बीच में, और देखिए रूस से जो इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट्स कर रहा है, ये सरकार एक्चुअली मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर अमेरिका ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन ईरान से इंपोर्ट्स को हमने उस वक्त कभी जीरो नहीं किया गया था। ये एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमेरिकी दबाव के तहत ईरान से जो ऑयल के आयात है उसको पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया, जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी रिफाइनरीज हैं एक्चुअली इनिशियली दे वर ऑल मेड फॉर क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। अब लेकिन रशिया के साथ जब हम ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंडिया पर इसलिए सैंक्शंस नहीं लगा रहा था क्योंकि उनको भी पता है कि इससे एक मदद मिल रही थी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज करने में। तो इनफैक्ट यहाँ पे जब उनके ऑफिशियल्स आए हुए थे कुछ महीनों पहले, तो अरंता एस्पेन थिंक टैंक सेंटर में उन्होंने एक बयान दिया था ये कहते हुए कि जब वो ऑयल एक बार रिफाइन हो जाए तो वो इंडियन ऑयल हो जाता है, क्योंकि यही ऑयल वापस से इंडिया जो है यूरोप को भी बेच रहा है, अमेरिका को भी बेच रहा है, तो उसमें उनको दिक्कत नहीं है। तो ये सारी अपनी अपनी अंदरूनी खेल है। एवरी कंट्री मस्ट लुक आफ्टर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में नैतिकता भी होनी चाहिए, खास करके आज की तारीख में जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं। रूस के साथ अगर रिश्ते आपके इतने प्रगढ़ हैं, इतने स्ट्रांग हैं, तो फ्रेंड्स के बीच में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। इंडिया ने आज तक जो है यूक्रेन के इन्वेजन को कंडेम नहीं किया है। मोदी जी ने वो बयान समरकंद में 2022 में जरूर दिया था एससीओ समिट में कि टुडे इज नॉट द एरा ऑफ वार, जो आगे जाकर जो है बाली डिक्लेरेशन में रिफ्लेक्ट हुआ और बात हुई। इस बार भी उन्होंने जाकर अभी ब्रिक्स समिट में कहा है कि हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, कूटनीति हो और डिप्लोमेसी हो, युद्ध नहीं हो। लेकिन एक अलग बात होती है कि जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, अगर क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको ओपनली बोल सके, ऑनेस्टली बोल सके कि भाई ये गलत हुआ है। बहरहाल मुझे लगता है जो इंटरेस्टिंग बात है चीन के साथ संबंधों को लेकर, एक गौतम बंबा वाले जो भारत के पूर्व एम्बेसडर थे चीन में डोकलाम के दौरान, उन्होंने कल जब ये खबर आई, जब विदेश सचिव का बयान आया, उसके बाद उन्होंने एएनआई को बयान दिया जिसमें उन्होंने इफ्स एंड बट्स लगाकर स्टेटमेंट को बहुत वेलकम किया कि ये बहुत अच्छी बात है, ये वेलकम है, इंडिया की जीत हुई है, इंडिया का पोजीशन है। दिलचस्प बात है कि आज अगर आप उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल को देखें, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है और बल्कि सवाल खड़े किए हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में इस साल जो बजट के दौरान जो इकोनॉमिक सर्वे में एक सेटिंग द कैट्स अमंग द पिजन्स वाली बात की गई, ये कह दिया गया कि भारत को चीन से एफडीआई की जरूरत है, हमें ईज आउट करना होगा अपने वीजास को क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। तो उस बात पर एम्बेसडर बंबा वाले ने दरअसल आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उसने भारत की पोजीशन को वीक कर दिया। तो ये बहुत कॉन्ट्ररी है टू द परसेप्शन। 2020 के बाद में जो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के अंकल्स वगैरह टीवी सेट तोड़ रहे थे, भारत ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे चीन के एप्स को उन्होंने बैन कर दिया। तो ये एम्बेसडर बंबा वाले आर्ग्यू करते हैं कि वो सारे कदमों को जो है आप रिवर्स ना करें, वो सारे कदम होने चाहिए। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत और चीन के बीच में कारोबार में कोई कमी नहीं आई है गलवान के बाद में, बल्कि ये कारोबार बढ़ा है। भारत का जो आयात है चीन से आज की तारीख में वो अमेरिका से ज्यादा है और वो लगभग 101 अरब डॉलर की हम बात कर रहे हैं। चीन को भी आज भारत के मार्केट की जरूरत है क्योंकि चीन चाहे जितना भी प्रॉस्पेरिटी दिखा दे, चीन के अंदर एक आर्थिक मंदी आई है, उनकी भी जो घरेलू खपत है उसमें कमी आई है, तो चीन की भी काफी मुश्किलात बढ़ी हैं, उनको भी इंडिया की मार्केट की जरूरत है। और इंडिया को पता है कि आज जो हमारी इकोनॉमिक जो हमारी मार्केट है, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट से कुछ सालों में हम 3री बड़ी मार्केट बनने जा रहे हैं अमेरिका और चीन के बाद में। तो यही वो आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस है जो नजर आ रहा है जब भारत सिग्नल आउट कर रहा है वेस्ट के साथ में कि आपके साथ रिश्ते तो हम अच्छे रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी विल हेज आवर बेट्स, और सिर्फ आपके कहने पर जो है हम नहीं चल सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगी कि अभी जो घोषणा हुई है ये एक पहला कदम है उस ओर की डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी हो सके, उसमें अभी वक्त लगेगा।
डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर 2008 के मुंबई हमलों के बाद में एक फ्रेज का बार बार इस्तेमाल करते थे, ट्रस्ट बट वेरीफाई। वही चीज यहां चीन के साथ भी लागू होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत बैक टू बिजनेस हो जाएं। और भारत को अगर सही में अपनी इट हैज टू पंच अबव इट्स वेट, तो ये देखना होगा कि आप कैसे चीन पर अपनी निर्भरता आप कम कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी लगता है कि इंडिया और चाइना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। भारत को चीन को अमेरिकी प्रिज्म से या पश्चिमी प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। भारत को भी अगर चीन की अर्थव्यवस्था की जरूरत है, जैसे चीन को भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत है, आप भारत को अपने प्रिज्म से देखें, अपने लेंस से देखें, आप वेस्टर्न प्रिज्म से ना देखें। भारत एक मोहरा नहीं बनना चाहिए चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में, क्योंकि आपको एक मोहरा बनाकर आपके कंधे पर रखकर अगर ये देश बंदूक चलाते हैं, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी इकोनॉमिक जो आपकी नेसेसिटीज है उनको रिकैलिब्रेट करें। आप डेवलपिंग इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन लोगों की हमारी आबादी है, तो वो जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि यहाँ यूफोरिक नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जब एक माहौल बना था और ये कहा गया था कि कोई इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, ना कोई घुसा है, तो उसके बाद जब आप आज प्री 2020 की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। आपको संसद को, मैं फिर रिपीट करूंगी, संसद को, विपक्ष को, सांसदों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। सिर्फ डिनाइल में रहने से या विषय आप नहीं कर सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था, 2020 की प्री पोजीशंस क्या थी और अभी इस अग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं। आप पब्लिक डोमेन में भले ही ना शेयर करें, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसेस के जरिए आपको एक पूरी तरह से इसे स्ट्रेंथन जरूर करना होगा। और नेशनलिज्म और रेटरिक के जरिए अगर आप रिश्तों को डिफाइन करेंगे फॉरेन पॉलिसी में, तो बार बार फेलियर्स के चांसेस ज्यादा होंगे।